हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू सीजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल हमने मौलिक अधिकार की अपनी पहली क्लास की थी। उसमें हमने समानता और स्वतंत्रता के अधिकार तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे शोषण के अधिकार से आगे का। और कल हमने काफ़ी सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। आज हम बहुत सारे प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आज। तो थोड़ा सा पहले फंडामेंटल राइट्स का हम प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार और, कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अधिकार वर्णित है उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। 6 प्रकार के हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे। पहला था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हम आज देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ हमारा होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ होगा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, एंड लास्ट होगा हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कल हमने समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के जो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 14 से 18 और 19 से 22 तक हमने देख लिया था। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार होता है। आर्टिकल 19 से 22 तक हमने कल स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। और इसमें ही आर्टिकल 21 में एक 21A जोड़ा गया है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में। आज हम पढ़ने वाले हैं 23 एंड 24। ठीक है, तो इस क्लास का प्रारंभ से पढ़ने के लिए आप पिछली वीडियो पर भी जा सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पर अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में क्या है? ठीक है, मानव के बलात् श्रम और दुर्व्यापार का प्रतिषेध, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है प्रतिषेध। ठीक है, यहाँ पर बलात् श्रम का और मानव के दुर्व्यापार का जो है प्रतिषेध है। और आर्टिकल 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, जो कारखानों या फैक्ट्रीज में जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर वहां पे शामिल किया जाता है तो वो एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन है बच्चों के। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 24 के तहत। धर्म, नेक्स्ट हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से 28 तक होता है। ठीक है, आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसके आचरण करने और पालन करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 26 आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, अब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अगर मानता है तो उसको अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की भी स्वतंत्रता है। वो कोई भी जो है रिलीजियस इवेंट कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 27 आता है किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 27 में कहा गया है कि राज्य किसी विशेष धर्म के लिए जो है करों का अनुरोपण नहीं करेगा। ठीक है,
कर से संबंधित है, करों के संधान से संबंधित है। नेक्स्ट एंड लास्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 28 आर्टिकल्स में, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं और धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 28 के तहत हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में ये वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित ये अधिकार है। यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात की गई है, तो अल्पसंख्यक से यहाँ अभिप्राय है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। आर्टिकल 29 हमारा बताता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। जो देश में अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब जो देश में भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे वो अपने आधार पर अल्पसंख्यक जो है वो अपने आधार पर शिक्षा संस्थाओं का यहाँ पर अनुपालन कर सकते हैं या उनका प्रचालन कर सकते हैं, उनकी स्थापना और प्रशासन करने का उनको अधिकार है। नेक्स्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये पृथक रूप से कोई नया अधिकार नहीं है, लेकिन जो हमने 5 प्रकार के इससे पहले जो 5 तरह के अधिकार पढ़े हैं उन्हीं के अनुपालन करने के लिए ये है। सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है इस अधिकार के तहत। यानी कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इन सभी के बारे में बताता है। इसके तहत भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नोट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो यहाँ पर जो एक तरह से आदेश होते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बाद अगर कोई व्यक्ति अपील करता है तो 5 प्रकार के आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जारी करता है। वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। इसका अर्थ है शरीर प्राप्त करना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जो है गैर कानूनी रूप से अगर बंदी बना लिया गया है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लोक प्राधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ यहाँ पर जारी हो सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी रिट का, परमादेश। दूसरी रिट हमारी है परमादेश। इसका अर्थ है मैंडमस, यानी कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं, वी कमांड। यहाँ पर कोर्ट्स या न्यायालय कह रहा है एक तरह से कि हम आदेश देते हैं, परमादेश। ये रिट केवल लोक अधिकारी के खिलाफ जारी हो सकती है। अगर लोक अधिकारी अपने मूल्यों का, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय उनके खिलाफ क्या है, वी कमांड, मैंडमस या परमादेश रिट यहाँ पर पेश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड यहाँ पर रिट है प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने देखा, बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। परमादेश केवल लोक अधिकारी के खिलाफ जारी हो सकती है। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यानी रोकना या मना करना। ये जो रिट है ये अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी करता है। प्रतिषेध रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जा सकती है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाएं, यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय भी शामिल हो जाते हैं और जितनी भी अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं वो सब भी यहाँ पर शामिल हो जाती है। नेक्स्ट हमारी जो रिट है उत्प्रेषण, सर्चियोररी। इसका अर्थ होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचित किया जाना। उत्प्रेषण रिट के बारे में हम देख लेते हैं, ये किसके खिलाफ जारी होती है। ये भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अधिकार परीक्षा। 5वीं प्रकार की जो रिट है अधिकार परीक्षा अर्थात को वारंटो। व्हाट इज योर ऑथोरिटी।
इसका अर्थ है व्हाट इज योर ऑथोरिटी, आपका क्या अधिकार है, आपका क्या अधिकार है। इसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। अधिकार परीक्षा रिट केवल सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जाती है और यह लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की जांच करती है कि आप किस आधार पर इस पद पे या इस कार्य को कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं रिट हमने कितने तरह की देखी, 5 प्रकार की रिट देखी। फर्स्ट था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। नेक्स्ट है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा ये लोक अधिकारी, लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ ये जारी हो सकती है। परमादेश रिट, इसमें होता क्या है, अगर किसी को अनावश्यक रूप से या गैर कानूनी रूप से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय तुरंत आदेश देता है कि उसको तुरंत प्रकट करो। दूसरा परमादेश रिट जो है ये केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होती है, केवल लोक अधिकारी। के विरुद्ध, ये भी लोक और निजी के विरुद्ध। तीसरी हमारी होती है न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध। न्यायिक प्लस अर्ध न्यायिक। ये भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों संस्थाओं के विरुद्ध पारित होती है। ये लोक अधिकारी के विरुद्ध पारित होती है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिषेध और उत्प्रेषण में ये जानना जरूरी है कि प्रतिषेध रिट जो है वो किसी भी निर्णय से पहले जारी होती है या निर्णय के दौरान। अगर न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाएं किसी मामले पर अगर कोई निर्णय देने वाली हैं या वो उस पर विचार कर रही है या निर्णय दे दिया है या निर्णय अभी नहीं दिया है तो पहले ये जारी होगी, और अगर निर्णय दे दिया है, कोई कार्य कर दिया है तो ये बाद में जारी होती है, उत्प्रेषण रिट। ठीक है, और रिट्स के बारे में और क्या प्रावधान है, वही भारतीय नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में अनुच्छेद 326 के तहत उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट्स में, और सेम प्रावधान जो है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स के लिए है। ठीक है, व्यक्ति हाई कोर्ट्स में जा सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं यहाँ पर रिट के मामले में उनका विशेष अधिकार है। एक जो वैधानिक मामलों के खिलाफ एक प्रकार की और रिट वो जारी कर सकते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तुलना में अधिक शक्तियां रखता है। ठीक है, हाई कोर्ट्स की यहाँ पर ज्यादा शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट्स के मामले में, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट्स जो वैधानिक अधिकार हैं व्यक्ति के, वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर जो दायरा हो जाता है वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 33 है, उसमें क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का
बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। ठीक है, ये जितने भी प्रावधान होंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित, यहाँ पर क्या है, संसद को शक्ति है। संसद इनमें कुछ चेंजेस कर सकती है और इनको किसी को प्रदान कर सकती है, जो बल होते हैं। नेक्स्ट हमारा 34 आर्टिकल है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अगर किसी क्षेत्र में सेना को शक्ति दी गई है वहां पर शासन करने की, जैसे अपस्वा होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अगर कहीं पर लागू हुआ है तो वहां पे लोगों के मौलिक अधिकारों का जो है न्यूनीकरण कर दिया जाता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। आर्टिकल 35 है हमारा लास्ट, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है, और इनको प्रभावी करने के लिए जो विधान होंगे वो आर्टिकल 35 के अनुसार यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये एक ओवरव्यू हो गया मौलिक अधिकारों का। कल भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी और आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ अपनी क्लास को लेकर। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न होने वाला है सूची का। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। पहला है भारत के संविधान के अनुच्छेद, सूची 2 में है प्रोविजंस। अनुच्छेद को हमें प्रोविजन से मिलान करना है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में है आर्टिकल 14, सेकंड ऑप्शन में है आर्टिकल 15, थर्ड ऑप्शन में है आर्टिकल 16 एंड फोर्थ ऑप्शन में है आर्टिकल 17। इनके प्रावधानों को हमें मैच करना है। इसके आर्टिकल 14, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। क्या ये आर्टिकल 14 में वर्णित है? ठीक है, नेक्स्ट है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तीसरा है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। फोर्थ है प्रोविजन, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों की अवसर की समता होगी। तो हमने जो समता का अधिकार पढ़ा था उसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 5 आर्टिकल्स को हमने देखा था। आर्टिकल 14 में देखा हमने धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 15 में हमने देखा था लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 में हमने देखा विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन आर्टिकल 14 में था, विधि का शासन या विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में हमने देखा था धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही थी। और आर्टिकल 16 में हमने देखा था लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 जो बताता है अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 18 बताता है उपाधियों का निषेध। ठीक है, तो इस आधार पर हम इस प्रश्न को करते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो ऑप्शन ए का हमारा हो जाता है 2। ठीक है, ए का 2 हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या बताता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। ठीक है, तो 2 का हमारा हो जाता है 1। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। ठीक है, तो सी का हो जाता है यहाँ पर 4। डी है हमारा आर्टिकल 17, और आर्टिकल 17 जो संबंधित है वो है हमारा अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो डी का यहाँ पर हो जाता है 3, 2143। 2143 हमारा सी में आता है, सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल्स
ये तो समानता के अधिकार का आर्टिकल्स थे। आगे स्वतंत्रता का अधिकार या आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार में कहीं भी किसी को भी मैच यहाँ पर करा सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, 2143 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित नहीं है? समता के अधिकार से जो संबंधित नहीं है उस प्रावधान को हमें यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट है, पहला इसमें ऑप्शन है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये कहां पर है? ये आर्टिकल 15 में है, हम अभी अभी देख चुके हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये आर्टिकल 16 में आता है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स टू माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। तो ये हमने पढ़ा था जो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार थे, आर्टिकल 29 और 30 वहां पर आता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, तो ये आर्टिकल 30 में आता है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये आता है हमारा आर्टिकल 17 में। तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच कौन कौन से आते हैं? 15, 16 एंड 17। यहाँ पर तीसरा शामिल नहीं होगा। तीसरा कहाँ कहाँ पर है? ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो सी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो ये सेम प्रश्न है, आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? अब देखिए, समता के अधिकार में कौन सा ऐसा अधिकार है जो पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध करता है? तो हमने देखा आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, लिंग, तो वहां पर जो 5 बातें लिखी हुई हैं, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, इनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्त्री पुरुषों में समानता की बात आ जाती है वो लिंग से संबंधित आ जाती है। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, या भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 में। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल्स हमारे फॉलो होते हैं। एक तो आर्टिकल 15 जहाँ पर लिंग का यहाँ पर चर्चा आती है, और एक आर्टिकल 14 तो है ही विधि के समक्ष समानता, वो सबके लिए समानता की बात करता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 एंड 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? यहाँ पर अनटचेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है, किस जो है टाइप के फंडामेंटल राइट्स में है? तो समता के अधिकार में आता है, आर्टिकल 17 में एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर, ठीक है। प्रश्न की भाषा बदल बदल कर कई तरह से आ सकती है। यह प्रश्न है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, ठीक है। नौकरियों के समान अवसर से क्या तात्पर्य है? लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 16 में हमने देखा लोक नियोजन में अवसर की समानता है, तो डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आज हमने जो मूल अधिकारों की शुरुआत की है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से की है। आर्टिकल 23 और 24 में आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, बी हमारा सेकंड स्टेटमेंट है अस्पृश्यता का अंत, सी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, एंड डी यहाँ पर है फोर्थ कारखाने और खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। तो यहाँ हम इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत हमारा कहाँ पर है?
समता के अधिकार में आर्टिकल 17 के अधीन आता है। तो ये तो शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं हो सकता है, तो 2 हमारा यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, 2 कट जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पर कट जाएंगे। तीसरा हमारा यहाँ पर कथन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हमने कहाँ देखा था? आर्टिकल 29 में जो शैक्षणिक और शिक्षा संबंधी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधी अधिकार है, वहां पर हमने देखा था। तो ये भी इसका यहाँ पर नहीं होगा तीसरा। ठीक है, ये तीसरा यहाँ से हट जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। फोर्थ क्या है? कारखाने और खानों में बालकों के। देखिए उत्तर तो हमारा आ गया एलिमिनेशन के माध्यम से 1 और 4, लेकिन मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का जो प्रतिषेध है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 में है। और कारखाने और खानों में बालकों के जो है नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 14 में है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से हितों के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 यहाँ पर है। ठीक है, और उनको शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अधीन मिलता है? अनुच्छेद 30 के। तो 20 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग राइट्स कैन बी प्रोमोगलेटेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ठीक है, कौन कौन से अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है प्रवर्तित कराए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार या उपरोक्त सभी। ठीक है, विधिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो आर्टिकल 32 जो है वो केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के दौरान ही रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो 20 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार की रिट होती हैं? हमने देखा था 5 प्रकार की आर्टिकल 32 के तहत रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित है? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जो केवल नागरिकों को अधिकार मौलिक नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 15, 16, 19, 29 और 30, इन 5 आर्टिकल्स में जितने भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, वर्णन है, वो सभी केवल नागरिकों को प्राप्त है। केवल नागरिकों से क्या तात्पर्य है? जो केवल भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। ठीक है, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में आते हैं। आर्टिकल 15 में कौन सा है? धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, लोक नियोजन में जो है अवसर की समानता होगी, या धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 19 में हमने देखा था वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और उससे संबंधित 6 सब क्लॉज इसमें थे। आर्टिकल 29 में क्या है? आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक संस्थाएं खोलने का अधिकार। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य के अधिकार का संरक्षण। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा? आर्टिकल 19
15, 16, 29 और 30 ये सभी केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21। ठीक है, तो क्या आर्टिकल 21 यहाँ पर है? नहीं है, अभी देखते हैं। आर्टिकल 15 यहाँ पर है, तो केवल नागरिकों को प्राप्त कौन सा हो गया हमारा? 19, 15। क्या आर्टिकल 16 केवल नागरिकों को प्राप्त है? हाँ जी, केवल 16 नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पर 1, 3 एंड 4 केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हो जाते हैं। और आर्टिकल 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो नागरिकों और विदेशियों सभी को प्राप्त है। ठीक है, 1, 3 एंड 4 मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, ना कि विदेशियों के लिए। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन हमने 6 तरह के यहाँ पे इसके 6 सब क्लोज देखे थे। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। तीसरा संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद देखा था हमने 19(1) सब क्लोज डी भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार, यानी घूमने फिरने का अधिकार। उसके बाद हमने 5th देखा भारत के किसी भी भाग में निवास करने का या बस जाने का अधिकार। उसके बाद हमने जो 19(1) जी देखा था, कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यवसाय करने का या किसी भी पेशे को करने का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 1F 19(1)F ये किससे संबंधित है आप बताइए, और क्या ये वर्तमान में आर्टिकल 19 के अधीन है या नहीं है? ठीक है, आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 है हमारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, यहाँ पर अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों भाग 3 का अंश नहीं है? ठीक है, पहला है मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। नेक्स्ट है किसी वृत्ति को करना या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो हम देख चुके हैं मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अधीन आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में यह आता है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यह भी आर्टिकल 24 में आता है। सी ऑप्शन है हमारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ठीक है, और उसके बाद है किसी वृत्ति को करना या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना। तो अभी अभी हमने देखा आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज जी में किसी भी पेशे को करने का जो अधिकार है वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन आता है। तो यहाँ पर ए, बी और डी तीनों मौलिक अधिकार हो जाते हैं, लेकिन उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता से संबंधित मौलिक अधिकार में कोई बात नहीं की गई है, तो इसका उत्तर सी हो जाता है। ठीक है, अभी हम आगे मौलिक अधिकार के बाद पढ़ेंगे राज्य के नीति के निदेशक तत्व। वहां पर हम देखेंगे कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है, तो ये हमारा आ जाता है डीपीएसपी के अधीन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? ठीक है, गैर नागरिकों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार उपलब्ध है? विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 14 में। विभेद के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवसर की समानता, ये कहां पर आता है हमारा? ये आर्टिकल 16 में आता है। और विभेद के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 15 में आता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, तो केवल नागरिकों को जो होंगे उनको अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो केवल नागरिकों को कौन कौन से हैं? 15 और 16। तो नेक्स्ट हमारा
आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, ये दोनों अधिकार जो हैं गैर नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो यहां पर हो जाएगा 1 एंड 4, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ऑप्शन अलग है। वाक स्वातंत्र्य, ये आर्टिकल 19 में आता है। आत्म दोषारोपण से संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ये आता है हमारा आर्टिकल 22 में। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये आता है हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में, ये 21 में आता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के मामलों में विभेद ना करना, ये आता है हमारा आर्टिकल 16 में। ठीक है, तो 19 और 16 हमारा केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो 1 एंड 4 तो होगा नहीं, 1 एंड 4 नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पे? 2 एंड 3, 2 एंड 3, सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, कौन सा और या कौन से कथन सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। क्या आर्टिकल 15 नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है? तो आर्टिकल 15 के बारे में हमने देखा, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, हाँ, 15 और 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, आर्टिकल 21। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन कौन से सही हो जाएंगे? 2 और 3 यहाँ पर, तो बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? हमने आर्टिकल 19(1) सी में पढ़ा है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारंटीड अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए गारंटीड अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 केवल नागरिकों के लिए गारंटीड स्वतंत्रता का अधिकार है, तो बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? समानता के मौलिक अधिकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। ठीक है, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता है। सामाजिक समानता हम देख सकते हैं, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, ये सामाजिक समानता की बात करता है, तो आर्टिकल 17 और 18। अवसर की समानता आर्टिकल 16। आर्थिक समानता की बात किसी मौलिक अधिकार में की गई है क्या? नहीं की गई है, तो यहाँ पर सी इसका सही उत्तर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक समानता कहाँ पर है? डी ऑप्शन में, तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत आने वाले समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता की बात की गई है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा? ये कहाँ पर वर्णित है? तो धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव की मनाही है वो आर्टिकल 15 में होती है। ठीक है, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, आर्टिकल जो 15 है उसके भी कई सारे भाग हैं, तो उसके भाग 2 में जो है राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटलों, मनोरंजन स्थल पर या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों और सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंबित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अधिलंबित होता है?
आर्टिकल 14, 16, 18 और 23। ठीक है, तो हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के बारे में देखा था। बलात् श्रम से क्या तात्पर्य है कि लोगों से जो है कम पैसे पर या कम मजदूरी पर उनसे श्रम कराना। तो आर्टिकल 23 में ये यहाँ पर वर्णित होता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अतः श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिया जाना एक तरह का बेगार कहा जाएगा। ठीक है, पर्याप्त मजदूरी न दिया जाना ही बेगार कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो बलात् श्रम करने वाले या फिर जो कारखानों और फैक्ट्रीज में काम करने वाले बच्चों से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 24 में बात कही गई है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अधीन आता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 24। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 का, इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध किस तरह का है? पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, युक्त निषेध या फिर नैतिक निषेध। तो पूरी तरह से आर्टिकल 24 जो है बच्चों के जो है नियोजन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पूर्ण निषेध। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। हमने जब कल मौलिक अधिकार की क्लास शुरू की थी उसमें पढ़ा था अधिकार क्या है। तो अधिकार किसी भी व्यक्ति के हक या दावे हैं। ठीक है, तो भारत में अधिकार की क्या संकल्पना है? क्या अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं? क्या ये नागरिकों के खिलाफ है राज्य के? आगे देखते हैं, अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ठीक है, यहां पर केवल अधिकारों की बात हो रही है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि अधिकार जो है वो नागरिकों के दावे हैं, किसके विरुद्ध हैं? राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, तो सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, सी इसका सही उत्तर है। मूल अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार सरकार के मनमाने व अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ संरक्षण देते हैं। ठीक है, अधिकार कहां से प्रेरित हैं? यूएसए के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, ठीक है, 1967 का वाद है। इसमें देखते हैं क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को भाग 3 में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है तथा ये व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है। ठीक है, जो 1967 का गोलकनाथ मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और कालांतर में केशवानंद भारती मामला 1973 में न्यायालय ने यह सुविधा दे दी कि संसद संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। और मूल ढांचे का सिद्धांत वहां पर दिया था कि मूल ढांचे को छोड़कर अन्य प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो किस वाद में यह कहा था न्यायालय ने? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, राष्ट्रीयकरण का मामला, या फिर अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये कथन जो आता है वो सर्वोच्च न्यायालय का गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब से निकल कर आता है। ठीक है, तो 20 का यहां पर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते? ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 में कहा था कि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के मूलभूत संरचना मत किनसे संबंधित है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, केशवानंद भारती मामला 1973, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 पर बाध्यताएं, या गोलकनाथ मामले में जो निर्णय दिया गया वो। तो मूलभूत संरचना सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रस्तुत किया? 1973 में। और गोलकनाथ मामला कब का है? 1967 का। तो डी फोर्थ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पर हमारे नेग्लेक्ट हो जाते हैं। पहला है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है ये मूल ढांचे के अधीन आती है। न्यायालय ने यह प्रस्तुत किया था कि समय समय पर हम बताएंगे कि कौन सा प्रावधान मौलिक ढांचे के अधीन आता है और कौन सा नहीं आता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो मूल ढांचे का एक मूल ढांचा है। तो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। 1973 तो मूल ढांचे से ही संबंधित है, केशवानंद भारती का 1973 वाला मामला। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 पर भी कुछ बाध्यताएं हैं। क्या बाध्यताएं हैं? कि 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है मौलिक ढांचे से संबंधित प्रावधान का। तो 1, 2 एंड 3 ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा और फोर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाएगा? जब हम मौलिक अधिकार स्टार्ट कर रहे हैं तो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा, कि राज्य कौन होगा। उसके बाद हमने आर्टिकल 13 में देखा कि मौलिक अधिकारों को का उल्लंघन करने वाला कोई भी ऐसा विधान या अधिनियम जो उनका उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की सीमा तक वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 में हमने उनका अल्पीकरण या मूल अधिकारों से असंगत कोई भी अगर कानून है, विधियां हैं, उनसे संबंधित बात देखी थी आर्टिकल 13 में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं पर हमने देखा था आच्छादन का सिद्धांत, यानी कि मौलिक अधिकार उस विधि को या कानून को जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उसको आच्छादित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन है, कथन कारण वाला है। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और इन प्रश्नांशों के उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से दीजिए। देखिए, कथन एक है हमारा, मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी एवं कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, दोनों कथन व्यष्टित सत्य हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी स्पष्ट करता है, स्पष्टीकरण भी है। तो इसका ए यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं होते हैं, अर्थात ये वाद योग्य होते हैं क्योंकि ये न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी और कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? हु इज द गार्डनर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो यहाँ पर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट्स। मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगा सकती है जो संविधान की मूल संरचना के संगत हो। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम एक आपातकाल का प्रावधान पढ़ेंगे। हमने भाग 18 में भी देखा था कि भारत में आपातकाल का प्रावधान है। तो आपातकाल के दौरान कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होते हैं? ठीक है, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दो जो स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन जो आर्टिकल 20 में और 21 में अधिकार हैं उनका आपातकाल के दौरान भी निलंबन नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है या संसद को है? तो किसको है? संसद को है। डी इसका सही उत्तर है। मौलिक अधिकार क्या है? ठीक है, जनरल सा सीधा सा सवाल है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल है, वाद योग्य। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इनको लागू कराने के लिए यहाँ पर सक्षम है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कभी ना कभी निलंबित नहीं, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या फिर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दो अपवाद भी हैं इसके। आर्टिकल 20 के अधीन जो स्वतंत्रता का अधिकार है और आर्टिकल 21 के अधीन जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उनको यहाँ पर निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में गारंटीड मूल अधिकार निम्नलिखित निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों द्वारा। तो हमने देखा कि केवल आपातकाल के समय ही मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, तो 30 का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। हु इज द गार्डनर ऑफ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हमने अभी अभी पढ़ा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। जब आपातकाल की उद्घोषणा ऑपरेशन में हो या प्रचालन में हो, तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? ठीक है, तो कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 20 और 21। 20 और 21 कहां पर है? ए में। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? ठीक है, भाषण का अधिकार, आवागमन का अधिकार, जीवन का अधिकार, संगठित होने का अधिकार। देखिए भाषण का अधिकार कहां पर आता है? आर्टिकल 19 में आता है। आवागमन का अधिकार भी आर्टिकल 19 में आता है। संगठित होने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के ही अधीन आता है। लेकिन जीवन का अधिकार कहाँ आता है? आर्टिकल 21 में। और हमने देखा कि आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों के को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, जो मानव अधिकारों की 1948 की घोषणा है, सार्वभौम घोषणा जो है, भारत में कौन सा प्रावधान है ऐसा जो मूल अधिकारों के अतिरिक्त उनको वर्णित करता है? ठीक है, क्या उद्देश्य का है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं? तो इन तीनों में से कौन कौन सा है? तो ये तीनों ही देखिए, भारत की उद्देश्य, संविधान की उद्देशिका में भी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, तो अधिकारों के अलावा मूल अधिकारों के अलावा मानव अधिकारों की बात कहाँ हो रही है? उद्देशिका में भी हो रही है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में भी हो रही है। ठीक है, कहां पर हो रही है? हम डीपीएस भी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे डिटेल में, और मौलिक कर्तव्यों में भी हो रही है। तो डी इसका होती है, डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है मौलिक अधिकार? नैसर्गिक न्याय का अधिकार, जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, या समान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। ठीक है, नैसर्गिक न्याय का अधिकार तो है मौलिक अधिकार, नेचुरल जस्टिस, जीवन का अधिकार भी है आर्टिकल 21 के तहत, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार ये भी आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार, ठीक है, ये मौलिक अधिकार कोई नहीं है। समानता का अधिकार तो है मौलिक अधिकार, लेकिन असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार ऐसा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है,
यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। पांचवा है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्यों? यह संविधान में उल्लिखित होता है। देखिए संविधान में उल्लिखित तो जो अन्य अधिकार हैं जैसे विधिक अधिकार, विधिक अधिकार होते हैं बहुत सारे, और जैसे संपत्ति का अधिकार भी संवैधानिक अधिकार तो है क्योंकि आर्टिकल 300A में है, लेकिन क्या वो मौलिक अधिकार है? तो ये संविधान में उल्लिखित होते हैं। इसके आधार पर तो हम किसी को मौलिक अधिकार नहीं कह सकते जो संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, नेक्स्ट है यह प्रजातांत्रिक होता है, इस आधार पर भी हम किसी को मौलिक अधिकार नहीं कह सकते। तो फर्स्ट यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा डी सही उत्तर। ठीक है, डी में क्या है? यह लोक कल्याणकारी होता है। मौलिक अधिकार लोक कल्याणकारी तो होता ही है। नेक्स्ट है यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार क्या है जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो फोर्थ भी इसका सही है, एंड लोक कल्याणकारी भी होते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये इसका डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है? डी में सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखिए संविधान में उल्लिखित अधिकार, संविधान में उल्लिखित अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, तो यह संविधान में उल्लिखित है, इसको यहाँ पर सही माना जाएगा फर्स्ट। फोर्थ यहाँ पर सही है क्योंकि ये व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो पांचवा भी यहाँ पर सही है, तो सी इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास के लिए जरूरी हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, किंतु संविधान संशोधन द्वारा विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, लेकिन संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो इस आधार पर पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा स्टेटमेंट, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। क्या ऐसा है? अगर कानून अधिक है तो स्वाधीनता कम होती है क्या? सेकंड ऑप्शन है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सी ऑप्शन है हमारा, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। ठीक है, स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। नेक्स्ट है यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वो स्वाधीनता के लिए खतरा है। क्या इस पे विचार करना सही होगा? अगर विधि परिवर्तन, अगर कानून बार बार बदल रहे हैं, कानून अगर बार बार बदल रहे हैं तो क्या वो स्वतंत्रता के लिए खतरा है या स्वाधीनता के लिए? तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। देखिए कहीं अगर एक्ट्स या जो लॉज हैं वो ज्यादा हैं तो क्या स्वाधीनता कम होगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहीं अगर कानून ज्यादा हैं तो स्वाधीनता तो कम नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत लगता है। नेक्स्ट है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, अगर कानून नहीं होंगे तो स्वाधीनता नहीं होगी। तीसरा, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। देखिए जैसे स्वाधीनता है, हमारे देश में भी स्वाधीनता है, तो क्या विधि निर्माण जनता करती है? विधि निर्माण तो संसद करती है ना, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है, यह भी यहाँ पर गलत प्रतीत होता है, क्योंकि अगर किसी कानून में मान लीजिएगा समय के अनुसार बार बार परिवर्तन हो रहा है,
है ना, उसको बार बार संशोधित किया जा रहा है, तो क्या वो स्वाधीनता के लिए खतरा है? स्वाधीनता के लिए खतरा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो डी इसका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा, किसी भी इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के अधीन कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19 के अधीन एक बार अपनी व्याख्या में बताया है कि इसको भी हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं। लेकिन संविधान के भाग 3 में जो मूल रूप से वर्णित सूचना का अधिकार नहीं है, तो सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 ये इसकी व्याख्या है, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं के अंतर्गत आर्टिकल 19(1)(a) में सूचना के अधिकार को शामिल माना है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो बी यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसा कोई भी प्रावधान हमने मौलिक अधिकारों में नहीं देखा है, तो 20 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा से मूल अधिकार नहीं है? ठीक है, शिक्षा पाने का अधिकार, काम करने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, कोई वृत्ति करने का अधिकार। ठीक है, शिक्षा पाने का अधिकार हमने देखा आर्टिकल 21(a) के तहत इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। संगम बनाने का अधिकार यानी कि संघ या संस्थाएं बनाने का अधिकार, तो हमने देखा था आर्टिकल 19(1)(c) के अधीन। कोई वृत्ति करने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(g) के अधीन हमने देखा था। कोई भी पेशा करने का अधिकार है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ना। तो यहाँ पर काम करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं होगा, तो केवल 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में संविधान द्वारा गारंटीड शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इस अधिकार के अंतर्गत बाल और वयस्क निरक्षरता दोनों आती है और इसलिए वे भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की सार्वत्रिक गारंटी देता है। क्या जो शिक्षा का अधिकार है 21(a) के तहत क्या वो सभी नागरिकों के लिए है? नहीं, वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, तो ए स्टेटमेंट यहाँ पर गलत। यह अधिकार बाल अधिकार है जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चे आते हैं। यह वर्ष 2015 से लागू होगा, क्या ऐसा है? यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है जो संसार का पहला कल्याणकारी राज्य था। नेक्स्ट है, दिस राइट हैज बीन गिवन टू ऑल इंडियन चिल्ड्रन। यह अधिकार 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है, तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। ये क्योंकि 2015 में लागू नहीं हुआ था, ये हुआ था 2002 में अधिनियम लागू हुआ था। और यह अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 में संविधान में संशोधन किया गया, 2009 में ये एक अधिनियम आया और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानव अधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, आवास का अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार है और साथ ही मूल अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार ऐसा है, मानव अधिकार भी है और मूल अधिकार भी है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित हैं जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, माध्यमिक स्तर तक के हैं, उच्च स्तर माध्यमिक स्तर तक के हैं या फिर स्नातक स्तर तक के हैं। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं वो प्राथमिक स्तर तक के होते हैं, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, या डी फिर स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ठीक है,
तो इंडिया जो पॉलिटी के अकॉर्डिंग हम अधिकारों को क्या मानेंगे, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, यानी कि भौतिक और नैतिक विकास के लिए जो जरूरी है वो अधिकार ही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है हमें गलत बताना है। नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, या उपरोक्त में सभी। देखिए हमें गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है क्योंकि उपाधियों का अंत की बात की गई है। केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, यह भी यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये तो गलत है, केवल इसी का तो प्रावधान है। तो सी ही यहाँ पर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है और गलत ही हमें बताना था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध है। कार्यपालिका कृत्य के विरुद्ध है, प्रक्रियात्मक विधि के विरुद्ध है, अधिष्ठायी विधि के विरुद्ध है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी के विरुद्ध, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी के विरुद्ध। तो जो समता का अधिकार है आर्टिकल 14 में, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, वो कार्यपालिका कृत्य के विरुद्ध भी है, प्रक्रियात्मक विधि के विरुद्ध भी है और अधिष्ठायी विधि के विरुद्ध भी है, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ ये है कि विशेषाधिकारों का अभाव, अपराधों का अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव, विचारधारा का अभाव। ठीक है, समानता का मतलब क्या है कि किसी के पास विशेषाधिकार ना हो, सभी जो है एक रूप से समान हो, इक्वल हो। तो विशेषाधिकारों का अभाव ही यहाँ पर समानता को प्रदर्शित करता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज मींट बाय सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करना चाहिए, विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए, ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूलवंश, धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो, कमजोर वर्गों के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास। ठीक है, तो सामाजिक समानता का अर्थ यही है कि धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर जो है कोई व्यक्ति हीनता से पीड़ित ना हो। तो सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या धार्मिक समानता? तो बी सामाजिक समानता, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, इन दोनों से ही स्पष्ट होता है कि समाज में एक तरह से समानता की बात हो रही है, अर्थात सामाजिक समानता की बात हो रही है। तो बी यहाँ पर इसका होना चाहिए सही उत्तर। अनुच्छेद 14 कानून के कानून के समान संरक्षण या विधियों का समान संरक्षण, किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, समान अपराधों के लिए विभिन्न अथवा उच्च दंड ना दिया जाना, या फिर कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। ठीक है, कानून के समान संरक्षण का यहाँ पर क्या अर्थ है? किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, ठीक है, और न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार। ठीक है, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड ना दिया जाना। ठीक है, तो एक तो तीसरा भी है इसका कि समान अपराध के लिए भिन्न या उच्च दंड ना दिया जाना। नेक्स्ट है कानून के समक्ष, ये फोर्थ है,
कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, ठीक है, हर वर्ग हर जाति का व्यक्ति जो है कानून के समक्ष समान होगा, ये भी है। न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार होगा सबको, किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, ठीक है, स्वैच्छिक रूप से किसी को जीवन से वंचित नहीं किया जाना जा सकता, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 एंड 4 बी। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण का पद अमेरिका संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य यह है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा और विधि उन पर समान रूप से लागू होगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय तक सबकी समान पहुंच तथा बिना किसी वर्गीय और जातीय भेदभाव के एक ही अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान कानून के समान संरक्षण का सूचक है, ठीक है, ये इसकी हो जाती है व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, तो जाति की बात वहां थी, ठीक है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आर्टिकल 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 15 के भी सब क्लोज 4 में बात कही गई है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए प्रयास करेगा, और आरक्षण का जो मामला आता है वो भी इसी अनुच्छेद से आता है, आर्टिकल 15(4) से, ठीक है। तो अभी हमारे काफी सारे प्रश्न यहाँ पर रह गए हैं, इनकी जो डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, काफी सारे प्रश्न अभी रह रहे हैं यहाँ पर। आज के लिए इतना ही रहेगा। इन प्रश्नों को करने के बाद अगली हमारी क्लास होगी राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित, डीपीएसपी से संबंधित, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप प्रश्नों की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको ये प्रश्न भी बहुत पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी नए या पुराने प्रश्न हैं वो हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिए हैं और काफी सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर ली है, ठीक है। तो बने रहिए अगले मौलिक अधिकार से संबंधित। अगर आपको पिछला लेक्चर देखना है तो इसी वीडियो पे, इसी चैनल की वीडियोस में जाकर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।